हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप जो आगे आने वाली फर्दर वीडियोस हैं सिलेबस की वो भी आप कवर कर सकें। सो टुडे इन द टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई एम गोइंग टू टेक वन मोर न्यू सब टॉपिक विच इज़ हीट इंजन। सो हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट करता है डिवाइस, उसको हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। हीट इंजन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हीट सोर्स, सोर्स ऑफ हीट, जहां से हम हीट लेते हैं, ठीक है, जो हमेशा हायर टेम्परेचर पे होता है, लेट इट बी T1। और सेकंड जो होता है हमारा, जो कि इस सोर्स से हीट ड्रॉ करके, हीट ले करके उसे किसी वर्क के अंदर कन्वर्ट करता है, दैट इज वर्किंग सब्सटेंस। और जो बची हुई हीट होती है जिसे रिजेक्ट करता है ये वर्किंग सब्सटेंस, वो कहाँ पे करता है? सिंक के अंदर करता है, जो कि लोअर टेम्परेचर पे प्लेस होता है, दैट इज T2। यहाँ हमने एक डायग्रामेटिकली इसको शो करने की कोशिश की है। दैट इज सबसे पहले आपका सोर्स है जो कि आपका हीट सोर्स है, और जिसमें हीट कितनी है? Q1 है, विच इज प्लेस्ड एट टेम्परेचर T1। इस सोर्स के से हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है? हीट गेन कर रहा है, और उस हीट को दोबारा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज W। और ये जितनी भी हीट ड्रॉ कर रहा है उसकी पूरी की पूरी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही, दैट इज 100% कन्वर्जन ऑफ हीट of work into heat is not possible. Sorry, from heat to work is not possible. That is, some amount of heat is always rejected to the sink और टू आउटर सराउंडिंग जिसे आप कह सकते हैं। तो जो हीट है बाकी इसने जितनी यूटिलाइज की वर्किंग सब्सटेंस से, उसके बाद ठीक है वो W हो गई, लेकिन उसके बाद को जो हीट है Q2 वो कहाँ पे रिजेक्ट की? इसने सिंक में, विच इज एट टेम्परेचर T2। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। That is, let Q1 is equals to amount of heat absorbed by the working substance from the source at temperature T1। T1 पे जो सोर्स था आपका सबसे ऊपर, वहां से जो हीट Q1 ली, किसने ली? वर्किंग सब्सटेंस ने। और Q2 क्या है? वो हीट रिजेक्ट की है जो कि वर्किंग सब्सटेंस ने सिंक के अंदर, विच इज एट टेम्परेचर T2। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने निकालना है, विच इज डन बाय द एक्सटर्नल सब्सटेंस ऑन द इन्वायरमेंट इन द साइकिल, दैट इज इक्वल्स टू W। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब क्या होगी? सबसे पहले हम वो देखेंगे, दैट इज DQ, जो कि Q1 क्या थी? जितनी हीट आई माइनस उसमें से जितनी हीट गई Q2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था, है ना, वो क्या होगा? हमारा वर्किंग सब्सटेंस ने जो यूज की वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, ठीक। एज द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? उसके अंदर 0 है, क्योंकि हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन क्या करता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। और जैसे कि हमारा ये इंजन है वो क्या कर रहा है? जहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल एक साइकिल की फॉर्म में वो चल रहा है, तो जो साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो दोबारा उसी इनिशियल स्टेट में वापस आता है। तो इस वजह से जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो कोइंसाइड करते हैं। तो इस केस के अंदर जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो 0 होगी, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास एक्सप्रेशन है DQ इज इक्वल्स टू DW प्लस DU। अगर हमारा DU 0 है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ हीट किसके बराबर होगी? वर्क डन, यानी जितना का जितना हमने हीट दी या चेंज इन हीट आई है हमारे पास, ठीक है। ये DQ आपको पता ही है इसके बराबर थी Q1 माइनस Q2 के। जितनी हीट सोर्स से ली और जितनी सिंक को दी, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस। सो नाउ फ्रॉम वन हमारे पास ये है, जैसे कि इसमें बता दिया गया है। सो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर होती है? एक्सटर्नल वर्क डन बाय द इंजन, ठीक। तो जितनी ये डिफरेंस के बराबर हीट इसके पास रही है इंजन के, उतना ही उसने उसको वर्क में कन्वर्ट किया है। अब आती है बात थर्मल एफिशिएंसी की। हम देखेंगे कि आपका जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, और उसे डिफाइन कैसे किया जाता है कि एफिशिएंसी होता क्या है। इसको सबसे पहले तो हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। Thermal efficiency of a heat engine is defined as the ratio of the work done per cycle by the engine to the total amount of heat absorbed per cycle by the working substance from the source। ईटा क्या है? ये क्या है? रेशो है, जितना वर्क डन किया इंजन ने अपॉन जितनी हीट एब्जॉर्ब की, यानी कि Q1 हीट उसने एब्जॉर्ब की थी, और उस Q1 में से कितनी को उसने वर्क में कन्वर्ट किया? Q1 माइनस Q2 को उसने वर्क डन के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ये आएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो अगर हम देखें तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 1 है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप 100% कन्वर्जन ऑफ
वर्क फ्रॉम हीट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जितनी की जितनी हीट आई है सोर्स से वो पूरी की पूरी आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ जो अमाउंट ऑफ हीट है आपका सिंक को रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है वो कभी भी 100% नहीं होती। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो था हीट इंजन था जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसे हम हीट पंप भी कहते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज फॉर कूलिंग थिंग्स। जो हमारे घरों में फ्रिज या रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इंट्रोडक्शन। The natural tendency of heat is to flow from higher temperature to lower temperature. However, if energy is supplied, heat can be made to flow from lower to higher temperature as well. नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है हीट की कि वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। हम अगर एक्सटर्नली उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से हम हीट को कोल्ड बॉडी यानी कोल्ड सब्सटेंस या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे भी फ्लो करा सकते हैं। और यही प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर है, और यही जो हमारी मेन फॉर्मूला है जो इसमें यूज होगा, जैसे रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशंस के अंदर या हीट पंप्स के अंदर। एक एन आइडल रेफ्रिजरेटर कैन बी रिगार्डेड एट हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। अगर हम रेफ्रिजरेटर को सिंपल शब्दों में कहें तो ये क्या है कि एक हीट इंजन है विच इज वर्किंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन। तो इन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? सब्सटेंस वुड एब्जॉर्ब हीट Q2 फ्रॉम द सिंक एट लोअर टेम्परेचर। वहां क्या हो रहा था कि हमारा ऊपर सोर्स था जिससे हम Q1 हीट ले रहा था वर्किंग सब्सटेंस विच वॉज एट हायर टेम्परेचर T1। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है बिल्कुल यूं समझिए फ्लिप कर दिया गया है कि सिंक सोर्स की जगह सिंक आ गया, सिंक की जगह सोर्स पहुंच गया। ठीक, अब जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या करेगा? जो हीट लेगा वो कहाँ से लेगा? सिंक से लेगा। और जो हीट रिजेक्ट करेगा वो कहाँ करेगा? सोर्स पे करेगा। लेकिन ये ऐसा होगा कैसे? इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, एनी पंप एक्सेट्रा, जो कि क्या करेगा? वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर वर्क करेगा, जिसकी वजह से वो क्या है? हीट को कहाँ से कहाँ फ्लो कराएगा? सिंक टू वर्किंग सब्सटेंस। सो ऐसा है कि इट रिजेक्ट्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ हीट Q1 टू द सोर्स at higher temperature T1 with the help of an external agency supplying the necessary energy to the system। ठीक, तो आपकी जो एक्सटर्नल एनर्जी होगी वो एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करेगी वर्किंग सब्सटेंस को, सो दैट कि वो लार्जर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सोर्स को नीचे रिजेक्ट कर सके। ठीक, नोट दैट। अब हम एक और बात जो इम्पोर्टेंट है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नोट दैट कि फूड स्टफ टू बी कूल्ड इन द रेफ्रिजरेटर सर्व्स एज अ सिंक एट लोअर टेम्परेचर। द सोर्स इन दिस केस इज द एटमोस्फेयर और द सराउंडिंग एट टेम्परेचर T1। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा जो सा रेफ्रिजरेटर का एनवायरमेंट होता है वो क्या होता है? सिंक होता है जो लोअर टेम्परेचर पे होता है, और सोर्स क्या होता है? जो बाहर का एटमोस्फेयर होता है जो हायर टेम्परेचर पे होता है, सराउंडिंग का। So in the cycles of change, working substance return to its initial position। वही जब आपकी वर्किंग सब्सटेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही हैं दोनों, यानी एक साइकिल कंप्लीट करके वो जहां से चला था वहीं वापस आ रहा है, उस केस में जैसे पहले भी बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, तो इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जीरो होगा। ये जीरो हो गया। Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर, or we can say that the heat extracted from the sink which is at temperature T2। W क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब आपको सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। अब सिस्टम काम नहीं करेगा क्योंकि आपको एनर्जी को कहाँ से कहाँ फ्लो कराना है? फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर फ्लो कराना है। उसके लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की मदद से आपको वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम पे। और Q1 क्या है आपका? इट इज द हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स एज टेम्परेचर T1। नोट दैट हेयर T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब क्या आएगा? दैट इज Q2 माइनस Q1, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द हीट इंजन विच वॉज Q1 माइनस Q2। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा हमारे पास? हमें वर्क डन करना पड़ा है, सिस्टम इज नॉट गिविंग अस द वर्क डन, सो दैट इज वाई जो हमारी कन्वेंशन है वो क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस TW। ड्यू हमारे पास जीरो है क्योंकि यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। और डी क्यू क्या है? चेंज इन हीट, वो Q2 माइनस Q1 है। और जो वर्क डन है ऑन द सिस्टम हो रहा है, हमें करना पड़ रहा है, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अब जो आपके पास वर्क डन आएगा, अगर आप इसको थोड़ा कर लें, ये दोबारा आपके पास क्या आ जाता है? वही सेम अमाउंट के अंदर जो आपका हीट इंजन का होता है उसी मैग्नीट्यूड का आ गया Q1 माइनस Q2।
सो दिस इज आर वर्क डन बाय द रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो आपको अब इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे, विच इज गिवन बाय द सिंबल बीटा। इट इज बीटा ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द एनर्जी स्पेंड पर साइकिल टू रिमूव दिस हीट। कितनी हीट उसने क्या की, एक्सट्रैक्ट की, है ना, रिमूव की वहां से सिंक से, और कितना वर्क डन करना पड़ा इसे रिमूव करने में, W, वो नीचे आएगा। तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। और इसे अगर हम फिर से ठीक से करते हैं ना, रीअरेंज करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, मैंने क्या किया, Q2 बाई Q1 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या आता है, ये आएगा एक्सप्रेशन। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और हमें पता है कि किसी भी कार्नोट साइकिल, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें क्या होता है, Q2 अपॉन Q1 हमारे पास किसके बराबर होता है, T2 बाई T1 के बराबर होता है। ठीक, तो यही हम लोग क्या कर सकते हैं, Q2 की जगह T2 और Q1 की जगह T1 क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास जो बीटा की वैल्यू निकल करके आएगी आफ्टर दिस डेरिवेशन, वो क्या होगी, T2 अपॉन T1 माइनस T2 होगी। तो ये रिलेशन क्या शो करता है, टू हैव अ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग शुड बी लेस। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, तभी जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो क्या करेगा, बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब क्या है, ईटा इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की अगर मैं मानती हूँ ईटा अगर एफिशिएंसी है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये हम डेवलप करेंगे। तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 हमारे पास क्या आती है, ईटा आएगा, एफिशिएंसी को बताता है जो। और 1 माइनस ईटा किसके बराबर है, T2 अपॉन T1। ठीक, तो बीटा क्या होता है, और हमारे पास होता है 1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 होता है। इसी को अगर मैं इसकी फॉर्म में, ईटा की फॉर्म में लिखूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी के अंदर जो रिलेशन है फॉर अ कार्नोट साइकिल। ठीक, so this is all about the heat engine and the refrigerator. Hope you understood the concept well. So don't forget to subscribe my channel Science Analytica for further videos on thermodynamics. Stay connected. Thank you.